आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो इंडियन सोसाइटी की कह सकते हैं जड़ों को हिलाकर रख देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाति की। और इसे समझने के लिए हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बहुत ही अहम काम जाति का विनाश के कुछ हिस्सों को देखेंगे। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है ना? ये हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। और यहीं से कास्ट सिस्टम के गहरे असर की एक जरूरी भले ही मुश्किल पड़ताल शुरू होती है। तो जाति की इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए चलिए एक कोशिश करते हैं। और इसकी शुरुआत हम किसी बड़े बड़े सिद्धांत से नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसकी मौजूदगी से करेंगे। कम्युनिस्ट रूल्ड केरला, जिसे एक प्रोग्रेसिव माहौल माना जाता है, वहां भी जाति मौजूद थी। कैसे? नामों में, काम में, कपड़ों में, यहां तक कि भाषा में भी। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि जाति सिर्फ एक सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है जो लोगों की जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। और कमाल की बात देखिए, जिंदगी के हर पहलू पर इतना गहरा असर होने के बावजूद स्कूल की किताबों में जाति का कोई जिक्र ही नहीं था, बिल्कुल गायब। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़े गैप को दिखाता है, एक ऐसी चुप्पी जिसे अंबेडकर को पढ़ना शुरू करने पर ही तोड़ा जा सकता है। और ये चुप्पी अपने आप में जाति की गहरी जड़ों और समाज पर इसके असर के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। तो अभी तक हमने बात की जाति के अदृश्य पहलुओं के। अब हम उस तरफ बढ़ेंगे जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, और जातिगत हिंसा के सबसे क्रूर चेहरों में से एक को देखेंगे। ये कहानी है सुरेखा भोटमांगे की, एक 40 साल की दलित महिला। वो पढ़ी लिखी थी, अपने परिवार को संभालती थी और डॉक्टर अंबेडकर को बहुत मानती थी। लेकिन उनके ऊंची जाति के पड़ोसियों की नज़र में उनका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उन्होंने झुककर रहना स्वीकार नहीं किया। तो अपने सपनों और आत्मसम्मान की वजह से उनके परिवार को गांव की पंचायत और पड़ोसियों ने सिस्टमैटिक तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया। मतलब उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं लेने दिया गया, अपने खेतों में पानी देने से मना कर दिया गया, और तो और गांव के कुएं का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी गई। उनकी फसलों के बीच से बैलगाड़ियां निकाल दी जाती थीं और मवेशियों को उनकी फसल चरने के लिए छोड़ दिया जाता था। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये सब और बढ़ गया। तनाव तब अपनी हद पार कर गया जब उनके एक रिश्तेदार पर हमला हुआ, और फिर 70 लोगों की एक भीड़ ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया, और जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उन्हें बचाने की, वो कुछ करने में नाकाम रहे। ये बात है 29 सितंबर 2006 की। उस भीड़ ने सुरेखा, उनकी बेटी प्रियंका और दोनों बेटों को घर से बाहर घसीट लिया। लड़कों को अपनी ही मां और बहन के साथ बलात्कार करने का हुक्म दिया गया, और जब उन्होंने मना किया तो उनके गुप्तांगों को शत-विक्षत कर दिया गया। सुरेखा और प्रियंका के साथ गैंगरेप हुआ और उन्हें पीट-पीट कर मार डाला गया। और ये सब उनके पति छिपकर बेबसी से देखते रहे। और इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तो ये था कि हमारे न्याय सिस्टम ने ही उस असल वजह को मानने से इनकार कर दिया जिसकी वजह से ये सब हुआ था। कोर्ट ने दोषियों को सजा तो दी, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट लगाने से मना कर दिया। जानते हैं क्या कहकर? ये कहकर कि इसमें कोई जाति का एंगल नहीं था और ये अपराध तो बदले की भावना से किया गया था। तो खैर, लांझी जैसी घटनाएं ये कोई रैंडम हिंसा नहीं है। इसके पीछे एक गहरा पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो इसे बनाए रखता है। और इसी स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है मेरिट का कॉन्सेप्ट। इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर उन रिजर्वेशन पॉलिसीज का विरोध करने के लिए किया जाता है जो सदियों से चले आ रहे अन्याय को ठीक करने के लिए बनी है। असल में ये शब्द भारत के एलीट क्लास के लिए भाई भतीजावाद और ऊंची जाति के सोशल नेटवर्क से मिलने वाले फायदों को छुपाने का एक तरीका बन गया है। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग तर्क आमने सामने आते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि रिजर्वेशन पॉलिसीज गलत हैं क्योंकि वो मेरिट को नजरअंदाज करती हैं। वहीं दूसरी तरफ इसका जवाब यह है कि भाई, मेरिट कोई हवा में पैदा नहीं होती। ये तर्क हजारों सालों से ज्ञान से दूर रखे जाने और गहरी दुश्मनी को अनदेखा करता है। मतलब एक पक्ष को लगता है कि सबको बराबर का मौका मिल रहा है, जबकि दूसरे पक्ष को एक ऐसा सिस्टम दिखता है जो पीढ़ियों से ही भेदभाव करता आया है। और ये जो सामाजिक व्यवस्था है, इसे बनाए रखने में स्टेट यानी सरकार की भी एक भूमिका होती है। गांधी जी के इस कोटेशन को देखें तो ये नजरिया स्टेट की पावर के नेचर पर ही सवाल उठाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सिस्टमैटिक उत्पीड़न के खिलाफ आवाज नहीं उठी। इसके जवाब में विरोध के बहुत शक्तिशाली आंदोलन भी खड़े हुए हैं। 1927 का महाड़ सत्याग्रह एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में अछूत माने जाने वाले लोगों ने एक पब्लिक तालाब से पानी इस्तेमाल करने के अपने हक को जाहिर किया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं थी,
ये तो शुद्धता और प्रदूषण के उन नियमों को सीधी चुनौती थी जिन पर जाति का पूरा ढांचा टिका हुआ। और ये आंदोलन कितनी तेजी से फैला, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दूसरे महाड़ कॉन्फ्रेंस में 10,000 लोग शामिल हुए। ये एक सामाजिक क्रांति के लिए एक बहुत बड़ी और संगठित इच्छा शक्ति का सबूत था। उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा, उसने छुआछूत के अमानवीय तर्क की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि ऊंची जाति के हिंदू किसी भी धर्म के लोगों को पानी भरने देते हैं, यहां तक कि जानवरों को भी नहीं रोकते, लेकिन हमें उस पानी को छूने भी नहीं देते। और इसी दूसरे कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बहुत ही सिंबॉलिक काम हुआ। डॉक्टर अंबेडकर और उनके फॉलोअर्स ने सबके सामने मनुस्मृति की एक कॉपी जलाई। वही मनुस्मृति जो जाति व्यवस्था को धार्मिक आधार देती है। असल में ये दमनकारी धार्मिक कानूनों से आजादी का एक ऐलान था। इतने दशकों के संघर्ष के बाद भी एक दुखद सच्चाई ये है कि ये क्रांति आज भी अधूरी है। इस बात का सबूत 2009 की एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल था अंडरस्टैंडिंग अनटचेबिलिटी। इस रिपोर्ट में गुजरात के करीब 1589 गांवों का सर्वे किया गया और एक दशक से कुछ ही ज्यादा वक्त पहले के ये आंकड़े एक चौंकाने वाली हकीकत बताते हैं कि ये प्रथाएं आज भी कितनी गहराई तक मौजूद हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये साफ दिखाते हैं कि भेदभाव कोई एक्सेप्शन नहीं बल्कि एक नियम है। सर्वे किए गए गांवों में से 98.4% में इंटरकास्ट शादी पर पाबंदी है। 97.6% गांवों में दलित नॉन दलितों के पानी के बर्तनों को छू नहीं सकते और 98.1% गांवों में एक दलित नॉन दलित इलाके में किराए पर घर नहीं ले सकता। ये आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चातुर्वर्ण का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी वो 4 वर्गों वाली जाति व्यवस्था, वो आज भी काफी हद तक वैसी ही है। ज्ञान, व्यापार और जमीन पर कंट्रोल आज भी ऊंची जातियों के हाथ में है। और ये दिखाता है कि सदियों पहले जो सिस्टम बनाया गया था वो आज भी हमारे मॉडर्न समाज को चला रहा है। तो ये जो सारी जानकारी है, ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती है। एक ऐसा सवाल जो समाज की नींव को ही चुनौती देता है। आखिर जाति को सच में खत्म करने के लिए क्या करना होगा?